हेलो दोस्तों, अभी तक हम ज्योग्राफी में 4 चैप्टर मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 लेकर चल रहा हूँ। यह आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और आपके एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। यहाँ से एक एक नंबर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, जो आपका चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, यहां से आपके पेपर का वेटेज बहुत ज्यादा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन आने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो इस अध्याय से सबसे ज्यादा आएंगे। तो देखो, जो आपका चैप्टर 5 है, तो यहां से आपको क्लियर रहना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं होता क्या है। जो आपका सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। आपको जो चैप्टर का नाम है, देखिए प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ क्या है। प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ बहुत ज्यादा छोटा सा है। आपको यह समझना है जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये है क्या। देखो, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसका अर्थ होता है प्रकृति से, यानी प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ है प्रकृति से। यानी प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो सीधे तौर से प्रकृति से संबंधित होती हैं। यानी देखो, प्राथमिक क्रियाएं दोबारा बताएं, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये वे क्रियाएं होती हैं जो डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंधित होती हैं। यानी व्यक्ति जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ अंतर संबंध बनाता है, उसके साथ काम करता है, तो उसको प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। यानी कैसे, आप कैसे जानोगे प्रकृति के साथ है? जैसे आप मान के चलिए कृषि में हम क्या करते हैं? कृषि में तो हम वही करते हैं, प्रकृति के साथ हमने भूमि में बीज बोया और प्रकृति के साथ संसाधनों को काट लिया, यानी आपने गेहूं की कटाई कर दी। यानी गेहूं बोने से लेकर गेहूं काटने तक की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्राथमिक क्रियाओं में आएगी। अब पशुपालन करते हो, जो पशुपालन है इसमें पशुओं को पाला जाता है। अब जब पशुओं को पालते हो तो क्या यहाँ मशीनों की आवश्यकता लगती है आपको? क्या पशु पालने के लिए मशीन जरूरत है? नहीं है। यानी यहाँ पे अब पशु जो है एक प्राकृतिक प्राणी है और उस पशु के साथ आपने अंतर संबंध बना के रख रखा है। उसको पालते हो, उसको रखते हो, उससे धन कमाते हो। यानी आपकी जो पशुपालन है, जैसे भैंसों को पाला आपने दूध के लिए, यानी जो दूध निकालने का डेयरी जो हो गई वो आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं। यानी प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो डायरेक्ट प्रकृति के साथ संबंध रखती हैं। अब देखिए, जैसा मैं मान के चलता हूं, आप जंगल में गई और जंगल में जाने के बाद आपने फलों को इकट्ठा करा, फलों को तोड़ दिया। अब फलों को जब तोड़ा है आपने, जंगल से जब फलों को तोड़ा है, तो इसका मतलब क्या, आपने प्रकृति के साथ संबंध बनाया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपने जूस को पिया, जो आप पी रहे हो, एक जूस पी रहे हो, एक बोतल आती है आपकी, बोतल में पैक, जो आपका रियल फ्रूट फ्रेश जूस होता है वो आपने पिया, रियल फ्रूट। अब आपने उसको पिया, क्या वह प्रकृति से संबंधित है? क्या वो प्राथमिक क्रियाओं में आएगी? क्या उस व्यक्ति ने जिसने बेचा आपको प्रकृति के साथ आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फल आए उनको फलों को मशीनों में लगाया और मशीनों में लगाने के बाद उसका जूस बनाया, तब वो जाकर आप पर आई है, उसकी पैकिंग हुई, बीच में बहुत सारे काम हुए। तो यहां आप प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संबंध नहीं रख पाए। आप प्रकृति से संबंध कब रखते? आपने फलों को तोड़ा, फलों को तोड़ने के बाद उसका जूस, आपने फलों को डायरेक्ट खा लिया, जूस नहीं पिया आपने फलों को तोड़ने के बाद डायरेक्ट खा लिया। जब आपने डायरेक्ट खा लिया तो इसका मतलब क्या, आपने प्रकृति के साथ संबंध को बनाया। यानी प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंधित होती हैं, जैसे पशुपालन, मछली पालन हो गया, आपका कृषि हो गई, आपकी जंगलों में जाकर वस्तु को इकट्ठा करना हो गया। और जो वस्तु को इकट्ठा करना कहलाता है आपका आखेट, वस्तुओं को इकट्ठा करना या शिकार करना। जो आखेट का प्रयोग होता था प्राचीन काल में, वो शिकार के साथ प्रयोग होता था। यानी जब आप आखेट करते हो, शिकार करते हो, वो भी प्रकृति से संबंधित है। वहां भी आपको किसी और के साथ नहीं संबंध बनाना है, वहां किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं है। यानी आपने कृषि किया, आपने पशुपालन किया, आपने आखेट किया, तो ये सारी ही क्रियाएं प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संबंध रखती हैं। इन्हें सबको प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। यानी आपको मैं दोबारा एक बार डेफिनेशन बताता हूं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जब मनुष्य के द्वारा प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध बनाया जाता है, उसे प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, आखेट या मछली पालन आप कह सकते हो। मछली पालन भी आपका प्राथमिक क्रिया है। मुर्गी पालन, यानी वे सारी
क्रियाएं जिसमें आप प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संबंध रखते हो उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी प्राथमिक क्रियाएं आपको क्लियर हुआ होगा कि जब आप प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संबंध रखते हो उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। यहां मशीनें अवैध हैं, यानी प्राथमिक क्रियाओं में मशीनों का यूज नहीं किया जाता, यहां मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं यहां से देखो आपको आगे चलकर नीला कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, स्वर्ण कॉलर श्रमिक इनको पढ़ना है, तो आपको ये याद रखना है एक व्यक्ति होता है लाल कॉलर श्रमिक। आपसे 1 नंबर में पूछेगा कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है लाल कॉलर श्रमिक कौन है। देखिए जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, आपने कृषि करने के लिए क्या करा, आपका ये गांव ए था, आप ए गांव को छोड़कर आप बी गांव में कृषि करने के लिए पहुंच गए, यानी आपको कृषि करने के लिए अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा। यानी निवास स्थान छोड़ने जो अपना प्राथमिक क्रियाओं को करने के लिए, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप करने के लिए जो व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक कौन है, लाल कॉलर श्रमिक वह व्यक्ति है जो प्राथमिक क्रियाओं को करने के लिए, यानी इन क्रियाओं को करने के लिए अपना निवास स्थान छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उस व्यक्ति को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब मान के चलिए जैसे ये 2 स्थान थे, मैंने ब्लैंक कर दिए, कोई व्यक्ति ए था, यानी कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने क्या करा, दौड़ना स्टार्ट करा। अब मान के चलिए दौड़कर ये पहुंच गया इधर, अब दौड़कर जब ये इधर पहुंचा तो यहां पर ये आकर काम करने लग गया। अब यहां पर भैया आपके काम करेगा, और जब ये यहां पर आकर काम करेगा तो इस व्यक्ति को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाएगा। यानी इसका जो घर है वो ये था, यहां काम था, लेकिन ये खेती करने कहां गया है, वो यहां गया है। यानी जब व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्राथमिक क्रियाओं के लिए, अब यहां आप ये नहीं है कि आप मशीनों से काम करने के लिए पहुंच गए, नहीं, यहां जब वो प्राथमिक क्रियाओं को करने के लिए, यानी कृषि करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए वो इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा तो उस व्यक्ति को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी आपको ये 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी, प्राथमिक क्रियाएं क्या है, आपका लाल कॉलर श्रमिक कौन होता है, इस चीज को आप नोट करिए। ठीक, आपने देख लिया होगा इसे, बस आपको प्राथमिक क्रिया लाल कॉलर श्रमिक नोट करना है। आखेट को और ज्यादा थोड़ा विस्तार करता हूं। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट है मैं आपको बताता हूं, इसका एक होता आखेट और एक होता संग्रह। ठीक है, आखेट और संग्रह ये 2 चीजें हैं, आखेट एवं संग्रह। आखेट का मैंने आपको अर्थ बताया, शिकार करना। जो शिकार है वो किस पर है, क्या आपको इसमें मशीनों की आवश्यकता है, नहीं, आप प्रकृति से डायरेक्ट रूप से संबंध बनाओगे। यानी आखेट जो है वो भी प्राथमिक क्रिया है। और जो संग्रह है, अब देखिए संग्रह क्या है, जैसे आपने क्या करा, फलों से जंगलों में गए और जंगलों में जाकर आपने फलों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब जब आपने फलों को तोड़ना प्रारंभ करा है, आप फलों को इकट्ठा करते रहे। अब जब इन फलों को इकट्ठा करते रहे, या आप जंगलों में जाओगे तो अनेक प्रकार की औषधियां मिल जाएंगी, उन औषधियों को इकट्ठा करना, यानी जंगल में जाकर आप किसी भी प्रकार की वस्तु को एकत्रित करते हो, उन सबको करना संग्रह कहलाता है। यानी आप जंगल में गए और जंगल में जाकर आपने जितना भी सामान इकट्ठा किया, प्रकृति से संबंध है वो सारा संग्रह कहलाता है। इस संग्रह का जो है महत्व बढ़ता गया। आप अपने जंगल में क्या गए, जंगल में जाने से क्या होता है, आपको महत्वपूर्ण औषधियां मिल जाती हैं, यानी जंगलों से आपको औषधियों की प्राप्ति हो जाती है। औषधियां आपने प्राप्त कर ली। अब आप क्या जाओगे भैया, जंगलों में जब जाओगे तो छाल से जो आपकी होती है पेड़ की जो छाल निकल कर आती है, जब आप पेड़ के तने को छीलोगे तो तने के ऊपर से जो एक परत निकाल कर आती है उसे छाल कहते हैं। जो छाल है इसका प्रयोग कुनैन बनाने में किया जाता है। ये कुनैन प्रकार के होते हैं। यानी जो आपको इतना याद रखना, छाल का प्रयोग कुनैन बनाने के लिए किया जाता है। कुनैन एक प्रकार की दवाई भी होती है, यानी औषधियों में प्रयोग किया जाएगा। औषधियां ज्यादातर मिल गई आपको, आपने छाल निकाल कर कुनैन बना ली। आपने बहुत सारा इकट्ठा करा, जंगलों में जाते रहे, जंगलों से आपने कंदमूल को एकत्रित कर लिया। कंदमूल क्या होते हैं, जो आपके फल वल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इन सबको कंदमूल कहा जाता है। यानी जो आखेट है
इसका मतलब शिकार है, यानी आप ये भी प्राथमिक क्रियाओं से है, और जो संग्रह करना है ये भी प्राथमिक क्रियाओं से है, यानी ये दोनों ही आपके प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। आखेट का अर्थ क्या है? शिकार करना, और संग्रह का अर्थ होता है जंगल में जाकर जब आप प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वस्तु को एकत्रित करते हो तो उसे संग्रह कहा जाता है। जैसे अब कहता है संग्रह का थोड़ा व्यापारिक महत्व होता जा रहा है, यानी जो संग्रह है इसका व्यापारिक महत्व थोड़ा सा बड़ा है। यानी जो संग्रह पहले प्राचीन जमाने में किया करते थे लोग, वो केवल खाने तक किया करते थे। उन्होंने जंगलों से तोड़कर लाए भैया, और जंगलों से तोड़ने के बाद उन्होंने खा लिया सब कुछ। लेकिन समय जैसे जैसे गया, मनुष्य का धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ, और जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ तो उसने जो कंदमूल इकट्ठे किए थे उनको बाजारों में जाकर बेचने लग गया। उसने जो औषधियां जंगलों से प्राप्त की उसे बाजारों में बेच दी। उसने जो छाल से कुनैन बनाई उसको भी बाजार में बेच दिया। इसलिए इसका व्यापारिक महत्व बढ़ता गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार इस चीज को लिख लीजिए। अच्छा, आपने देखा होगा, आप एक चिंगम खाते हो, आपने खाई होगी, आप थोड़ा दिन बहुत पहले क्रेज था, शायद बूमर करके एक थी, यानी सेंटा फ्रेश काफ़ी फेमस थी। तो सेंटा फ्रेश जैसे आपने चिंगम खाई होंगे, आपने सोचा ये कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे जो सेंटा फ्रेश है, जो सेंटा फ्रेश च्युइंगम सेंटा फ्रेश जो च्युइंगम है आपकी, ये च्युइंगम जो है ये प्राप्त कहाँ से होती है? जो चिंगम है ये एक जैपोटा नाम का वृक्ष होता है, यानी जो जैपोटा नाम का वृक्ष है आपकी चिंगम उससे प्राप्त होती है। आप जब चबा लेते हो चिंगम तो आपको पता वो चिंगम लीली नहीं जाती, यानी अंदर आप उसे डाइजेस्ट नहीं करते बल्कि उसको थूक देते हो। जो उसको थूक देते हो तो अपशिष्ट भाग को चिकल कहा जाता है। यानी आपसे पूछे चिकल क्या है, तो च्युइंगम जो है उस च्युइंगम का अपशिष्ट भाग होता है वो चिकल कहलाता है। कहता है आपको चिंगम कहां से प्राप्त होती है? आपकी जो च्युइंगम है वो जैपोटा नाम के वृक्ष से प्राप्त होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे थोड़ा सा याद रखना, बाकी हो सकता है पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं आपको, एक बार इसे लिख लेना आप। ठीक, अच्छा, आपने अभी देखा कि प्राथमिक क्रियाओं से मैंने आपको बताया पशुपालन है, मुर्गी पालन है, ये सारे काम प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सारे वही काम करने हैं, पढ़ने हैं जिस पर केवल प्रकृति से निर्भर हो। तो हम अगली हेडिंग अपनी देखते हैं, पशुपालन। देखिए, जो आपका पशुपालन है इसमें होता क्या है? तो आपको सिंपल सा पता है, पशुपालन में हम पशुओं को इकट्ठा करते हैं तथा उनका प्रयोग व्यापारिक महत्व के लिए भी करते हैं। यानी पशुओं को पालना, उनसे वस्तुएं प्राप्त करना, उनसे संसाधन प्राप्त करना, ये सारा पशुपालन कहलाता है। अब जो पशुपालन है ये तो केवल आपको पशुपालन की डेफिनेशन हो गई। जो पशुपालन है ये भी 2 प्रकार का होता है। जो पशुपालन है आपका वृहद रूप में 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका चलवासी, एक होता है आपका चलवासी पशुपालन, और जो आपका दूसरा है उसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन, या कहेंगे वाणिज्य पशुपालन। ठीक, तो आपको सबसे पहले पढ़ना चलवासी पशुपालन होता क्या है। देखिए, जो आपका चलवासी पशुपालन है इसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अब मान के चलिए जैसे आप अगर उत्तरी भारत में जाओगे तो उत्तरी भारत में क्या होगा, पशुओं को कुछ स्थान पर रखेगा, वो कुछ समय के लिए गया, और कुछ स्थान पर रखने के बाद वो जब तक रहेगा जब तक आसपास घास वास मौजूद है, और जिस दिन घास खत्म होगी वो उस स्थान से छोड़कर चला जाएगा। यानी चलवासी पशुपालन में क्या होते हैं, जो पशुपालक होते हैं वो अपने साथ पशुओं को लेकर चलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं।
यानी एक स्थान से छोड़कर वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब जब दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस स्थान पर जब तक रहते हैं जब तक वहां संसाधन मौजूद होते हैं, घास फूस, यानी वो किसके लिए जाएंगे, एक तो घास अच्छी उपलब्ध हो, दूसरा जल व्यवस्था अच्छी हो, ये सबको देखते हुए वो उस तरफ जाते हैं। अब जब एक स्थान में ये समस्या जाती है, वो चीज खत्म हो जाती है, यानी जो घास है, पशु चारण के जो स्थल है, पशु चारक स्थल जो है वो समाप्त हो गया, यानी घास वास खत्म हो गई, तो वो इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार के पशुपालन को चलवासी पशुपालन कहा जाता है। जो आपके चलवासी पशुपालक हैं, ये एक समय में विभिन्न प्रकार की, ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ रख लेते हैं। आपने देखो भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, सब कुछ एक साथ में चल रहा है, सब कुछ, यानी इसमें क्या होता है, किसी एक विशेष प्रकार की प्रजाति को नहीं पालते, बल्कि बहुत सारी प्रजातियों को एक साथ लेकर चलते हैं। आप क्या बताइए, इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है क्या? आपको कुछ विशेष करना है इसके लिए? नहीं करना। यानी जो यहाँ होता है, धन कम चाहिए होता है, धन की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। यहाँ क्या आपको तकनीकी मदद चाहिए होती है? भैया नहीं, हमें संसाधनों पर निर्भर रहना है, कुछ इतना करना नहीं है, अपना तकनीकी मदद चाहिए नहीं होती, यानी यहाँ तकनीकी मदद भी चाहिए कम होती है। यानी क्या यहाँ श्रम अधिक चाहिए? तो यह श्रम भी अधिक नहीं चाहिए होता, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन गमन करते रहते हैं, यानी एक स्थान से आना दूसरे स्थान पर जाना इनका चलता रहता है। यानी जो चलवासी पशु चालक हैं वो क्या करते हैं, देखा उन्होंने, चरवाहे होते हैं, जहां फसलें अच्छी होती हैं वहां पर ये रुकते हैं, और जब फसलें खत्म हो जाती हैं उसके बाद ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये अब इनको जो ये एक साथ विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हैं, इनको धन की आवश्यकता कम होती है, इनमें तकनीकी ज्ञान कम चाहिए होता है, इन्हें श्रम की आवश्यकता भी कम लगती है, और ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये इस प्रकार का जो चलवासी पशुपालन कहा जाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे चलवासी पशुपालन क्या है। देखो यहाँ इन्हें किसी प्रकार के ना तो फार्म की आवश्यकता है, फार्म का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का बाड़ा बनाकर रहेंगे, ना इन्हें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, ना यहाँ वैज्ञानिक पद्धति होती है। कोई वैज्ञानिक पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या है कि पशुओं को पालने के लिए किस प्रकार करना है, क्या चिकित्सा सुविधा देनी है, तो इन्हें क्या चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है? नहीं होती। यानी चिकित्सा सुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं होता पशुओं की। क्या भैया चिकित्सा सुविधा के साथ क्या इन्हें यहाँ, अब मान के चलिए धन की आवश्यकता है, तो मैंने बताया धन की भी आवश्यकता कम होती है, या क्या कहते हैं प्रजनन जो समस्याएं हैं उनका ये निदान ज्यादा करते हैं, तो इन्हें इतना ज्ञान ही नहीं होता। यानी जो चलवासी पशुपालक हैं ये बहुत निम्न ज्ञान के व्यक्ति होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसलों के चरवाहों के स्थान पर बदलते रहते हैं। यानी जहां जो आपके कहे जाते हैं चरवाही भूमि अधिक होती है, जहां फसल वसल अधिक होती है, जहां घास फूस के मैदान अधिक होते हैं वहां अधिक रुकते हैं, जहां जल की उपलब्धता वहां अधिक रुकते हैं। ये एक साथ विभिन्न प्रकार की फसलों, विभिन्न प्रकार के पशुओं को साथ लेकर चलते हैं, ये एक साथ विभिन्न प्रकार की जातियों को पालते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं, और इन्हें धन की आवश्यकता कम होती है, कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पशुपालन को चलवासी पशुपालन कहा जाता है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि चलवासी पशुपालक कौन होते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए ये पर्वतीय इलाका है, ये मैदानी इलाका है, तो ये क्या करेंगे, जैसे गर्मी आई, बहुत ज्यादा गर्मी आई, इतनी गर्मी है कि पशु के लिए असहनीय है, तो वो क्या करेंगे, इस स्थान से उठकर इधर पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे। यानी इन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में ये पहाड़ी इलाकों में चले गए। अब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो ये पर्वतीय इलाकों से पुनः मैदानी इलाकों में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रवास करते रहते हैं। तो इस प्रवास को कहा जाता है ऋतु प्रवास। आपसे पूछेगा ऋतु प्रवास क्या होता है, आपने प्रवास पढ़ चुके हो, आपसे पूछेगा ऋतु प्रवास क्या, आप वहां से मत जोड़ लेना ऐसे कि ऋतु प्रवास तो भैया आप तो कम मानना स्टार्ट कर दो, ऋतु प्रवास का मतलब तो यही होगा ऋतु को देखते हो, तो ऐसा नहीं है। जो पशुपालक होते हैं, ये पशुपालक पशुओं को लेकर एक विशेष मौसम में, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो ये पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो ये पहाड़ी इलाकों से पुनः मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को, आप इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं वाणिज्य पशुधन पालन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये तो आप मान के चलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए जो वाणिज्य पशुधन पालन है, मैंने आपको बताया चलवासी पशुपालक क्या होते हैं, वो एक साथ विभिन्न प्रकार की जातियों को पाल लेते हैं, परंतु वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही विशिष्ट प्रकार की प्रजाति को पालते हैं। यानी जो पशु पालेंगे ये एक समय में एक विशिष्ट प्रजाति होगी। ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरी ऊंट गाय सब कुछ भर रखा है, ऐसा नहीं होगा। एक समय में एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति होगी। अब सोचो जी भेड़ बकरी गाय भैंस सब कुछ भर रखा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये एक विशिष्ट प्रकार की पशुपालन करेंगे, यानी एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। अब देखिए ये वाणिज्य पशुधन पालन है, ये बहुत बड़े इलाके में की जाती है, यानी बहुत बड़ा इलाका इसने कवर कर लिया। यानी वहां तो ये एक समय में लेकर चल दिए, ये खत्म हुआ दूसरे स्थान पर पहुंच गए, दोबारा खत्म हुआ तीसरे स्थान पर आ गए, चौथे पांचवें स्थान पर, इस तरह से इनका घेरा लगता रहता है। परंतु जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, यानी इनके लिए फार्म बनाए जाते हैं। फार्म कहते हैं जहां पशुओं को रखा जाता है, यानी यहाँ बड़े बड़े फार्मों की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ भैया क्या धन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी यहाँ धन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। यहाँ श्रम नहीं चाहिए, यहाँ श्रम बहुत चाहिए होता है, यहाँ श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होगी। आपसे पूछा क्या यहाँ वैज्ञानिक पद्धति नहीं चाहिए हमें, यहाँ पशुओं को पालने की वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। भैया पशु कौन से मौसम में कैसे पाले जाएंगे, कौन से मौसम कौन सा जो जलवायु है पशुओं के लिए सुरक्षित है। भाई ठंडी जलवायु है, अब तो वहां सोचो जी भैंस पाले तो संभव ही नहीं है। जो जलवायु होगी बहुत ठंडी होगी, वहां याक रेंडियर पाले जाते हैं। तब सोचो जी गर्मी अब ले आओ यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ याक को पालेंगे हम, याक रखेंगे। तो भैया याक ठंड को चाहिए, वो ठंडा पशु है, उसे ठंड ज्यादा होगी तो ठीक है, गर्मी में वो वैसे मर जाएगा। तो यानी ये वैज्ञानिक पद्धति होती है कि कौन सी जलवायु में कौन से पशुओं को पालना संभव है। ये जो प्रजनन करते हैं पशुओं का वो भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। पशुओं की चिकित्सा का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी आपकी वाणिज्य पशुधन पालन है। यानी वाणिज्य पशुधन पालन में एक विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों को पाला जाता है एक समय पर। इनके लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, इनमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रजनन भी ये वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, इनकी विशेष चिकित्सा सुविधा का ध्यान रखा जाता है। यानी इस प्रकार से ये आपका वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो आपके इसको यहीं रोक लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आपका जो ये पशुपालन मैंने आपका क्लियर करवाया, आगे हम चलते हैं कृषि पर। आपका कृषि भी तो प्राथमिक क्रिया है, यानी ये भी उस पर ही निर्भर करती है। तो जो आपका कृषि है, आपको पता है कि कृषि ही हमारे भोजन का बहुत मुख्य तत्व है। यानी आपको भोजन प्राप्त करना है तो कृषि एक सर्व महत्वपूर्ण तत्व है। अब ये देखिए कि विश्व की 50% से ज्यादा जनसंख्या, यानी अगर हम पूरे विश्व का आकलन करें तो पूरे विश्व का आकलन करने पर पाते हैं कि विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल कृषि पर निर्भर है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या को देखें तो उसकी 50% जनसंख्या कृषि करती है। और अगर हम देखें भारत जैसे विकासशील देश, यानी जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, इसमें लगभग 65% पॉपुलेशन, 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब थोड़ा प्रतिशत घट गया, हमारा लगभग 52-54 आ गया, ये आंकड़े लगभग 2001 के हैं। तो 2001 के आसपास हमारी जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर था। तो कृषि कितनी महत्वपूर्ण, आप इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कृषि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कृषि को। अब देखिए कृषि भी जो है वो कृषि कई प्रकार की है, कृषि के अनेक प्रकार हैं। मैं उन कृषि को एक एक प्रकार को आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक कृषि होती है निर्वाह कृषि। देखिए निर्वाह कृषि है क्या? निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें उत्पादक जो होता है, कृषक जो होता है, किसान जो होता है, वो उतना उत्पादन करता है जितना वो खा ले। यानी निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें एक किसान द्वारा फसल का उतना उत्पादन किया जाता है जितना वो लगभग अपना खा लेता है, जितना उसका उपभोग कर लेता है, उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। यानी आपसे पूछेगा निर्वाह कृषि कैसी है? निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें उत्पादक यानी किसान उतना उत्पादन करता है जितना वो स्वयं उपभोग कर लेता है। अब जो निर्वाह कृषि है ये भी 2 प्रकार की है। जो निर्वाह कृषि है ये भी 2 प्रकार की है। एक है आपकी
निर्वाह कृषि। एक जो आपकी आदिमकालीन या आदिकालीन भी इसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, तो इतना ये है नहीं आदिकालीन या आदिमकालीन, अब आदिकालीन नहीं लिख लो आप वरना कंफ्यूज हो गए। आदिकालीन निर्वाह कृषि आपकी ये है, और दूसरी होती है आपकी गहन निर्वाह कृषि। यानी एक आपकी है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी आपकी गहन निर्वाह कृषि। देखिए जो आदिकालीन निर्वाह कृषि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदिकालीन निर्वाह कृषि में होता क्या, आप जैसे समझिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि एक ऐसा कृषि का रूप है जिसमें आप ये मान के चलिए किसान क्या करता है, एक स्थान पर गया, उसने क्या करा, घास फूस पड़ा था फसल पे, उस फसल को जलाया, उस घास फूस को, सॉरी फसल को मैंने कह दिया, घास फूस को जलाया, और घास फूस को जलाने के पश्चात उसकी जो राख बच गई, जो राख होती है वो काफ़ी ज़्यादा उर्वरक होती है। जो आपने जला दिया ना, वो राख बहुत ज़्यादा उर्वरक का है, वो उर्वरक का काम करती है और उसको फसलों के ऊपर बिछा दिया जाता है। यानी कि आपने खेत के ऊपर बिछा दिया, अब वो जो है वो खाद का काम करती है। अब उस किसान, वो के किसान क्या करेगा, वहाँ पर लगातार फसलों को उत्पादन करता रहेगा। अब फसल का लगभग उत्पादन करता रहेगा, जब एक दिन उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, उर्वरता का मतलब क्या है, फसल उत्पादन करने की क्षमता, अब मिट्टी में उत्पादन करने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाएगी, और जब घटती जाएगी तो किसान क्या करेगा, उस स्थान को छोड़ देगा, फिर अगले स्थान पर जाएगा, फिर वो घास फूस को जलाएगा, फिर उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार की कृषि होती थी, इसे कहा जाता है कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या करता है किसान, आपको अभी ये बात समझ में आ गई होगी, एक स्थान पर जाता है, वहां घास फूस को जलाता है तथा बची हुई राख को उर्वरक के रूप में काम करता है, और उसके बाद उस पर उत्पादन करता है। उत्पादन करने के पश्चात जब उस फसल की उर्वरता फिर समाप्त हो जाती है तो एक नया स्थान ढूंढता है, और नए स्थान पर ढूंढकर फिर दोबारा खेती करता है, दोबारा उसी प्रकार का प्रोसेस करता है। इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। अच्छा ये हो गया, फिर क्या करेगा, इस भारत जैसे देशों में अब क्या करा उसने, हो गई भाई फसल उर्वरता खत्म हो गई, फिर नया स्थान करा, तो इसको कर्तन दहन प्रणाली या एक नाम और जाना जाता है, उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में से झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। यानी झूमिंग कृषि का मतलब क्या, झूमते रहो, एक स्थान से जाकर आप दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस प्रकार का लगातार इसमें चलता रहता है, इसे ही झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि होती है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा चलन इसी प्रकार का। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो आपको ये आदिकालीन निर्वाह कृषि क्लियर हो गई होगी। यानी ये पुराने जमाने में की जा रही है, उनको पता है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर वो जलाएगा, उसे कर्तन दहन भी कहा जाएगा, और उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। हाँ एक दो नाम आपसे और पूछ लेगा, कहेगा आपका यूएसए, आपका कहता है यूएसए या मैक्सिको। जो यूएसए और मैक्सिको है इसमें इसे कहा जाता है मिल्पा कहा जाता है। और आपका जो मान के चलो मलेशिया और इंडोनेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया में से लदांग कहा जाता है, लदांग या लडांग भी कहते हैं इसे, लदांग लाडांग, बहुत सारे मतलब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, प्रोनाउंसिएशन जगह के अनुसार चेंज होती रही, तो इसे लडांग या लदांग कहा जाता है। यानी आपसे पूछा आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, कर्तन दहन प्रणाली क्या है, आपसे कहेगा झूमिंग कृषि क्या है, आपसे कहेगा मैक्सिको और यूएसए में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा मलेशिया और इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो लादांग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, आप इसे नोट कर लीजिए। एक मिनट, अरे सुनो, उसे ठीक कर देना, ठीक है? नहीं, जो आप एडिटिंग कर रहे हो ना, कोशिश करना, हाँ ठीक, हाँ साइज रिसाइज कर देना उसे, ठीक है? रिसाइज कर दो उसे, हाँ फाइन, लगभग 1.5 GB करीब रह जाएगा बस। अपलोड में प्रॉब्लम आएगी ना उसके बाद, ठीक है? हाँ उतना काफ़ी है ना, ठीक। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है। देखो जो आपका अगला है इसे कहते हैं हम गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। जो गहन निर्वाह कृषि है वो दो प्रकार की है, एक आपकी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि,
और जो आपकी दूसरी है इसे कहते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जो चावल प्रधान निर्वाह कृषि है इसमें आपको पता मुख्य रूप से निर्वाह के लिए चावलों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ जो होगा वो उत्पादन के लिए यानी गहन के लिए निर्वाह के लिए चावलों का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी यहाँ चावल मुख्य नहीं होंगे और यहाँ चावल मुख्य होंगे। आपको इतना तो समझ आ रहा है इससे हेडिंग से। तो इसमें क्या है, अब देखिए जो चावल प्रधान निर्वाह कृषि है ये एक बहुत छोटे क्षेत्रों पर की जाती है। अब पश्चिम बिहार में चले जाइए, पश्चिम बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसमें क्या करते हैं एक बहुत छोटा क्षेत्र होगा और बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक खेत में काम करते हो जाते हैं। यानी एक परिवार है, आप मान के चलिए एक परिवार था, उसके पापा थे, उसके पापा के पास 4 बीघा भूमि थी, उसके 4 बच्चे हुए यानी 1 बीघा हो गई। अब उन 4 के फिर 4 हुए यानी 16 हो गए, 16 तो बच्चे और 4 वो 20 आदमी हो गए अब 4 बीघा भूमि पर। अगर सपोज उन 4 के फिर से 4 हुए तो आप मान के चलिए 16 चौके 64, बहुत लंबी फैमिली पहुंच जाएगी। यानी वो 4 बीघा भूमि पर ही लगे रहते हैं, वो बढ़ाते नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि एक खेत पर बहुत सारे लोग लगे रहेंगे, यानी भरमार है खेतों पर। यानी अब खेतों पर बहुत सारे लोग लगे रहेंगे तो आप सोचो उत्पादन क्या अधिक नहीं होगा, उत्पादन अधिक होगा, यानी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इस छोटी सी भूमि पर उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, यानी प्रति इकाई यानी प्रत्येक भूमि पर उत्पादन बहुत अधिक होगा, उत्पादन बहुत अधिक हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग लगे हैं, यानी जहां लोग लगे होने चाहिए 4 वहां लगे 64, यानी लोगों को कुछ मिल पाएगा तो मिल नहीं पाता, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन कम रह जाता, प्रति व्यक्ति आय कम रह जाएगी। लेकिन इस छोटी सी भूमि में उत्पादन बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये चावल प्रधान निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, मुख्य फसल चावल नहीं होती, इसकी जगह गेहूं, जौ, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल लेकर चलेंगे।